धधकते अंगारे, झुलसती धरती और घने जंगलों के बीच जन्मी थी एक ऐसी आग जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। यह कहानी है उस वीर की जिसने ना तो कभी झुकना सीखा, ना कभी हार मानने का नाम लिया। जिस जंगल में ब्रिटिश सरकार अपने कानूनों का शिकंजा कस रही थी, उसी जंगल ने एक बागी को जन्म दिया, अल्लूरी सीताराम राजू। 20वीं सदी का भारत अंग्रेजी राज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ, लेकिन हर ओर विद्रोह की चिंगारी सुलग रही थी। दक्षिण के घने जंगलों में रहने वाले आदिवासी अपने हकों के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास न तो हथियार थे, न कोई नेतृत्व। और फिर एक साधारण युवक सन्यासी का रूप छोड़कर क्रांति की मशाल लेकर आगे बढ़ा। उसने जंगलों को ही अपना किला बना लिया, पहाड़ों को अपनी ढाल। वह छाया बनकर आता, बिजली की तरह वार करता और फिर अंधेरे में ओझल हो जाता। अंग्रेजी हुकूमत उसके नाम से खौफ खाने लगी। वह केवल लड़ता ही नहीं था, बल्कि दुश्मनों को खुली चुनौती भी देता था। पुलिस थानों को लूटता और वहां अपने दस्तखत के साथ एक चिट्ठी छोड़ जाता, अगर हिम्मत है तो रोक लो। उसने अकेले अपने दम पर ब्रिटिश सेना को 2 साल तक नाकों चने छपवा दिए। लेकिन आखिरकार क्या वह अपने अभियान में सफल हुआ? क्या यह क्रांति ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब रही? चलिए शुरू करते हैं उस महान योद्धा की कहानी। तो बात है 4 नवंबर साल 1897 की, जब आंध्र प्रदेश का पंडरंगी गांव में आसमान में सूरज की पहली किरणें बिखर रही थीं और गांव के चारों ओर हलचल धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसी बीच एक छोटे से घर में एक बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे चलकर अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख देना था। उस बालक का नाम रखा गया अल्लूरी सीताराम राजू। उनके पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू एक पेशेवर फोटोग्राफर थे जो अपने काम के लिए राजमुंदरी शहर में बसे थे। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक फोटोग्राफर की नहीं थी। वे आत्मसम्मान से भरपूर और स्वतंत्रता के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले व्यक्ति थे। उनकी माँ सूर्य नारायण अम्मा एक धार्मिक और सरल स्वभाव की गृहिणी थी, जिन्होंने अपने बेटे को सत्य, धर्म और निष्ठा के संस्कार दिए। सीताराम राजू का बचपन बेहद साधारण था, लेकिन उनके पिता की सोच ने उनके मन में स्वतंत्रता की भावना का बीज बहुत छोटी उम्र में ही बो दिया था। एक बार जब वे अपने पिता के साथ बाजार में गए तो उन्होंने देखा कि भारतीय लोग अंग्रेज अधिकारियों को देखते ही झुककर सलाम कर रहे थे। सीताराम ने भी वही करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनके पिता की कड़कती हुई आवाज आई, कभी किसी के सामने सिर मत झुकाना, भारतीय कभी गुलाम नहीं होते। उनका यह वाक्य जैसे सीताराम के मन में छप गया। 8 साल का वह बालक भले ही अंग्रेजों की राजनीति को समझने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने इतना जरूर जान लिया था कि अंग्रेजों की सत्ता भारतीयों के आत्मसम्मान को कुचल रही थी। जब अल्लूरी सीताराम राजू सिर्फ 8 साल के थे, तब उनके पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू का निधन हो गया। परिवार के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उनकी माँ को अकेले घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। लेकिन यह कठिन समय अल्लूरी सीताराम राजू को कमजोर नहीं बना सका। गाँव में लोग कहते थे कि वह बालक आम बच्चों से अलग था। जहाँ अन्य बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते, वहीं सीताराम वीर गाथाएं सुनने और शास्त्रों का अध्ययन करने में अधिक रुचि रखते। वे महापुरुषों की कहानियां सुनते और घंटों तक उनके बारे में सोचते रहते। एक बार गांव में एक किसान को कुछ ब्रिटिश सिपाही बेवजह पीट रहे थे। किसान की चीखें गूंज रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। छोटा सा सीताराम यह सब देख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और आंखों में गुस्से की लपटें जल उठी। उस दिन उसने अपने मन में ठान लिया, एक दिन मैं इन्हें रोकूंगा। समय बीतता गया, लेकिन उनके मन में जल रही यह आग कभी ठंडी नहीं हुई। जब सीताराम राजू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर ली, तब आगे की पढ़ाई के लिए वह काकीनाडा के एक हाई स्कूल में दाखिला लिया। स्कूल में उनका ज्यादा मेलजोल नहीं था, लेकिन यहीं उनकी मुलाकात मद्दुरी अन्नपूर्णैया से हुई। अन्नपूर्णैया भी उनके जैसे ही स्वतंत्र विचारों वाले थे और आगे चलकर वे भी एक बड़े क्रांतिकारी बने। यह दोस्ती साधारण नहीं थी, यह 2 आग के शोले थे जो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जलने के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन सीताराम राजू का मन पढ़ाई में कम और आत्मचिंतन में अधिक लगता था। वे गहरे विचारशील थे, अक्सर घंटों तक ध्यान मग्न रहते। धीरे धीरे उनके मन में संन्यास लेने का विचार जन्म लेने लगा। दुनिया की चमक धमक से दूर एक ऐसा जीवन जहां वे खुद को खोज सकें, यही उनका सपना बनने लगा। धीरे धीरे जब वे 15 वर्ष के हुए, तब अपनी माँ के गृह नगर मतलब नानी यहाँ विशाखापत्तनम चले गए, जहाँ उन्होंने श्रीमती एवियन कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में वे पढ़ाई तो कर रहे थे, लेकिन उनका असली ध्यान किताबों से ज्यादा बाहर की दुनिया पर था। वे अक्सर शहर की भीड़ भाड़ से दूर विशाखापत्तनम जिले के सुदूर इलाकों में निकल जाते। वहाँ के जंगल, पहाड़ और गांव उन्हें अपनी ओर खींचते थे। लेकिन जितना सुंदर वह इलाका था, उतना ही दुखद था वहाँ के आदिवासियों का संघर्ष। सीताराम राजू ने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने इन भोले भाले लोगों की जमीनें छीन ली थीं। जंगल जो इन आदिवासियों की पहचान थे, अब अंग्रेजों के कानूनों में जकड़े हुए थे। वे उन्हें अपने जंगलों में शिकार करने तक नहीं देते थे, लकड़ियां काटना तो दूर की बात थी। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक बूढ़े आदिवासी को अंग्रेजों के सैनिकों से भीख मांगते देखा। वो बोल रहे थे कि साहब बस कुछ लकड़ी दे दो,
मेरा घर बनाना है। लेकिन उसके जवाब में एक अंग्रेज अधिकारी ने उसे धक्के मारकर भगा दिया। यह दृश्य राम राजू के दिल में गहरे उतर गया। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या यह हमारा ही देश है जहाँ अपने ही लोग गुलाम बन गए हैं? ऐसे भी वो गहन चिंता वाले छात्र रहे हैं। इसी दौरान उनकी दोस्ती एक अमीर आदमी के बेटे से हुई। इस दोस्त के घर उनका आना जाना बढ़ा और यहीं उनकी नजर उसकी बहन सीता पर पड़ी। सीता की सरलता और मासूमियत ने राम राजू के मन में एक कोमल भावना जगा दी। धीरे धीरे यह दोस्ती प्रेम में बदल गई, लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। सीता की असामयिक मृत्यु ने राम राजू को झकझोर कर रख दिया। उनकी यह प्रेम कहानी अधूरी ही रह गई, लेकिन राम राजू ने उसे हमेशा के लिए अपनी पहचान में समेट लिया। उस दिन से उन्होंने अपने नाम के आगे सीता जोड़ लिया और पूरी दुनिया उन्हें अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से जानने लगी। सीताराम राजू का पढ़ाई में कभी ज्यादा मन नहीं लगा। उनके चाचा रामकृष्णम राजू, जो पश्चिम गोदावरी जिले के नरसापुर में तहसीलदार थे, उन्हें अपने संरक्षण में लेकर आए और वहां के टेलर हाई स्कूल में दाखिला दिला दिया। लेकिन जल्द ही यह साफ हो गया कि स्कूल की दीवारें उनके लिए नहीं बनी थीं। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे ज्ञान से दूर हो गए। उन्होंने तेलुगु, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी मौसी में गहरी महारत हासिल की। इतना ही नहीं, वे ज्योतिष, हर्बल चिकित्सा, हस्तरेखा विज्ञान और घुड़सवारी में भी निपुण हो गए। ये सब उन्होंने किताबों से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखा। वे जंगलों में आदिवासियों के साथ रहते, उनके जीवन को समझते और उनके दुख दर्द को अपना बनाते। 18 साल की उम्र में उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया। यह कोई पलायन नहीं था, बल्कि आत्म खोज की एक यात्रा थी। एक यात्रा जो उन्हें इतिहास के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक बनाने वाली थी। सन्यासी के रूप में भी वह घोड़ों पर सवार होकर अक्सर उन दूर दराज के इलाकों में जाते थे, जहाँ के जंगलों में बसने वाले आदिवासी अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत ने इन लोगों पर तरह तरह के कानून थोप दिए थे, जिससे उनकी जिंदगी और मुश्किल होती जा रही थी। कोया जनजाति के लोग, जो अपने जंगलों और पहाड़ों के लिए जाने जाते थे, अब अंग्रेजों के कठोर कानूनों के कारण हर दिन नए संघर्ष का सामना कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों पर अपना हक जताया और कोया आदिवासियों को उनकी परंपरागत खेती पोड़ू से रोक दिया। मवेशी चराने, शिकार करने, फल और लकड़ियां इकट्ठा करने जैसी साधारण चीजों के लिए उन पर कर लगाए गए। हर रोज उनके साथ नए अत्याचार किए जाते और उनका शोषण बढ़ता गया। सीताराम राजू ने जब यह सब देखा तो उनके भीतर गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने पहले अधिकारियों से विनती की कि वे इन मासूम लोगों के साथ न्याय करें, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक भी नहीं सुनी। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा, विद्रोह। साल 1921 में उन्होंने गंगा और गोदावरी नदियों के उद्गम स्थल गंगोत्री और नासिक की यात्रा की। इस दौरान वे देश के अलग अलग हिस्सों में गए और चटगांव में क्रांतिकारियों से भी मिले। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उन्हें केवल एक ही चीज दिखाई दी और वह थी ब्रिटिश दमन। उन्होंने आदिवासियों और आम भारतीयों की हालत देखी और ठान लिया कि अब इस अन्याय को समाप्त करना ही होगा। वे वापस आए और पापी पहाड़ियों में जाकर बस गए, जहाँ से उन्होंने अपने क्रांतिकारी आंदोलन की नींव रखनी शुरू की। उन्होंने शुरुआत में खुद को एक साधु के रूप में प्रस्तुत किया। वे योग साधना करने लगे और आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। वे जड़ी बूटियों से इलाज करने में भी निपुण हो गए। इस बीच उन्होंने आदिवासियों की जिंदगी को और करीब से देखा और उनके साथ मिलकर रहना शुरू किया। वे केवल शहद और फल लेते, बाकी सब कुछ उन्हें ही लौटा देते। आदिवासी धीरे धीरे उनके प्रभाव में आने लगे और उन्हें एक मसीहा की तरह देखने लगे। कुछ लोगों ने उनके बारे में यह तक कहना शुरू कर दिया कि वे अजेय हैं और उनके पास दैवीय शक्तियां हैं। ब्रिटिश सरकार इस इलाके में जबरन धर्मांतरण करवाने के लिए मिशनरियों का सहारा ले रही थी। यह देखकर सीताराम राजू बेहद आक्रोशित हुए। उन्होंने इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बनाए रखने का एक तरीका माना और इसके खिलाफ आदिवासियों को जागरूक करना शुरू किया। वे उन्हें यह समझाने लगे कि धर्मांतरण केवल एक बहाना है, असल में यह उनकी संस्कृति और परंपराओं को मिटाने की साजिश है। जैसे जैसे समय बीतता गया, आदिवासियों का संघर्ष बढ़ता गया। उन्हें न केवल जमीन से बेदखल किया जा रहा था, बल्कि उन्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की हर कोशिश की जा रही थी। सीताराम राजू ने महसूस किया कि अब यह लड़ाई केवल बातचीत से नहीं जीती जा सकती। उन्होंने आदिवासियों को संगठित करना शुरू किया और उन्हें गुरिल्ला युद्ध की रणनीतियां सिखाने लगे। वे पहाड़ों और जंगलों की भौगोलिक विशेषताओं को बारीकी से समझते थे, जिससे उन्हें गुरिल्ला युद्ध की तकनीकों में महारत हासिल हुई। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने उनकी पैतृक संपत्तियों को जब्त कर लिया, लेकिन इससे वे डरने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने संघर्ष को और तेज कर दिया। उनके साथ गम मल्लू दोरा और गम गंतम दोरा जैसे वीर आदिवासी नेता भी जुड़ गए, जो खुद भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। धीरे धीरे अंग्रेजों के अत्याचार इतने बढ़ गए कि अब विद्रोह ही अंतिम रास्ता बचा था। सीताराम राजू कोया आदिवासियों के स्वाभाविक नेता बन गए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खरीदने की भी कोशिश की। उन्होंने सीताराम राजू को उनके आश्रम के लिए 60 एकड़ उपजाऊ जमीन की पेशकश की, लेकिन सीताराम राजू ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वे अपनी लड़ाई
से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वे आदिवासियों के साथ खड़े रहे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की ज्वाला को और तेज कर दिया। लेकिन अंग्रेजों का लालच बढ़ता जा रहा था। जंगलों के असीमित संसाधनों पर उनका कब्जा जमाने की भूख ने आदिवासियों के जीवन को और कठिन बना दिया था। 1882 में मद्रास वन अधिनियम के तहत आदिवासियों की मुक्त आवाजाही पर रोक लगा दी गई। वे अब अपनी परंपरागत पोड़ू कृषि प्रणाली नहीं अपना सकते थे। वह कृषि व्यवस्था जिससे वे सदियों से अपना पेट पालते आए थे। जंगलों में उनकी खेती पर प्रतिबंध का मतलब था भुखमरी। कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्हें मजबूर होकर अंग्रेजों की कुल्ली प्रणाली में झोंक दिया गया। सरकार और उसके ठेकेदारों ने सड़क निर्माण जैसी कठोर मजदूरी में उन्हें लगा दिया। यह केवल श्रम नहीं था, बल्कि शोषण का एक नया रूप था, जहां वे अपने ही घर में गुलाम बन चुके थे। लेकिन यह अन्याय यहीं नहीं रुका। उन्हीं दिनों ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ी इलाकों में राजाओं के कर संग्रह करता रहे मुत्तदारों की पारंपरिक भूमिका भी खत्म कर दी। पहले वे पहाड़ियों के असली शासक थे, लेकिन अब वे सिर्फ नाम मात्र के सरकारी कर्मचारी बनकर रह गए। कर वसूलने का अधिकार छीन लिया गया। अपनी स्थिति को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। पहले किसान और मुत्तदार आमने सामने खड़े होते थे, लेकिन अब औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ वे एक ही तरफ आ गए। सीताराम राजू ने इस हालात को भांप लिया। उन्होंने आदिवासियों के इस असंतोष को अपनी लड़ाई का हथियार बनाया। वे जानते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह को केवल आदिवासियों तक सीमित रखना काफी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने उन मुत्तदारों को भी अपने पक्ष में किया जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर आदिवासियों के हक की बात कर सकते थे। हालांकि कुछ मुत्तदार अभी भी अपने खोए हुए अधिकारों की बहाली चाहते थे और सीताराम राजू को लेकर संशय में थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। राजू ने लोगों को संगठित करने के लिए असहयोग आंदोलन की कुछ रणनीतियों को अपनाया। उन्होंने आदिवासियों को संयम, खादी पहनने, शराब के विरुद्ध अभियान चलाने और ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। इन पहाड़ियों के बीच यह आंदोलन तेजी से फैला, लेकिन मैदानी इलाकों में जब तक यह पहुंचता, 1922 की शुरुआत में गांधी जी का असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका था। हालांकि इसका असर यह हुआ कि आदिवासियों में राजनीतिक जागरूकता और बढ़ गई और बदलाव की चाह पहले से अधिक प्रबल हो गई। ब्रिटिश सरकार इस बढ़ती जागरूकता से सतर्क हो गई और फरवरी 1922 के आसपास सीताराम राजू को पुलिस निगरानी में डाल दिया गया। लेकिन अंग्रेज यह नहीं समझ पाए कि उनका यह प्रचार केवल जागरूकता फैलाने तक सीमित नहीं था। इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। वह इस आंदोलन की आड़ में लोगों को सशस्त्र विद्रोह के लिए तैयार कर रहे थे। राजू ने कई बार गांधी जी की प्रशंसा की, लेकिन उनका रास्ता अलग था। वे अहिंसा के समर्थक तो थे, लेकिन जब आदिवासियों के अस्तित्व पर ही संकट आ गया तो उन्होंने उन्हें हथियार उठाने और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक सीखने के लिए प्रेरित किया। वे मानते थे कि जब तक स्वराज की स्थापना नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। मलकानागिरी के डिप्टी तहसीलदार से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा, गांधी जी महान है, लेकिन हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लड़ना होगा और यह लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक अंग्रेजों को इन जंगलों से उखाड़कर बाहर न फेंक दिया जाए। अब पहाड़ियों में हलचल तेज हो चुकी थी। सीताराम राजू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आदिवासी क्रांति का चेहरा बन चुके थे। उनके इशारे पर जंगलों की छांव में हजारों आदिवासी योद्धा तैयार हो रहे थे, लेकिन यह सेना किसी साधारण विद्रोही समूह की तरह नहीं थी। ये एक संगठित, अनुशासित और रणनीतिक शक्ति थी जिसे सीताराम राजू ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर खड़ा किया था। सीताराम राजू जानते थे कि सिर्फ लड़ाई लड़ने से आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि इसके लिए एक सशक्त पहचान भी जरूरी है। खादी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने अपने सैनिकों के लिए एक विशेष वर्दी बनाई। उनके सहयोगी रल्लापल्ली का सन्नला, जो ट्यूनिया के एक प्रसिद्ध खादी निर्माता थे, उन्होंने इस अभियान में मदद की। अब सीताराम राजू के सभी सैनिक सफेद खादी की पोशाक में पहाड़ियों के बीच चलते थे, मानो जंगलों ने ही अपने सपूतों को आजादी की लड़ाई के लिए तैयार कर दिया हो। लेकिन लड़ाई केवल प्रतीकों से तो नहीं जीती जा सकती थी। जहां अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें और तोपें थीं, वहीं आदिवासी सेनानियों के पास धनुष बाण, भाले और कुल्हाड़ियां। यह असमान लड़ाई थी, लेकिन सीताराम राजू के पास बुद्धि और रणनीति थी। उन्होंने संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए सीटी और नगाड़ों का उपयोग करना शुरू किया। पहाड़ियों में दूर दूर तक इनकी आवाज गूंजती थी, जो उनकी लड़ाई के लिए एक गुप्त संचार प्रणाली बन चुकी थी। लेकिन जल्द ही सीताराम राजू को एहसास हुआ कि पारंपरिक हथियार अंग्रेजों की आधुनिक बंदूकों के सामने टिक नहीं सकते। इस समस्या का समाधान उन्होंने अंग्रेजों से ही हथियार छीनने में देखा और यहीं से शुरू हुआ अंग्रेजी पुलिस स्टेशनों पर
पर हमलों का सिलसिला। 22 से 24 अगस्त 1922 के बीच सीताराम राजू ने अपने 500 लड़ाकों के साथ चिंतापल्ली, कृष्ण देवी पेटा और राजा वोमंगी के पुलिस स्टेशनों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों में न केवल पुलिस को परास्त किया गया बल्कि बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद भी लूट लिए गए। अब सीताराम राजू की सेना के पास 26 मस्केट, 2500 राउंड गोला बारूद, 6 300 एनफील्ड राइफलें और 1 रिवॉल्वर आ चुकी थी। राजू के हमलों का एक अनोखा तरीका था। हर हमले के बाद वह पुलिस स्टेशन की डायरी में बाकायदा अपने हस्ताक्षर के साथ एक नोट छोड़ते जिसमें लूटे गए हथियारों की सूची, हमले की तारीख और समय लिखा होता। वाह रे सीताराम राजू, धन्य है आप। खैर, वह ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि सीताराम राजू छिपकर नहीं लड़ रहे बल्कि खुलेआम बता रहे थे कि वह यहाँ हैं और उनकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई। लेकिन उनकी लड़ाई में एक स्पष्ट सिद्धांत था, कोई भी भारतीय सैनिक उनका दुश्मन नहीं था। उन्होंने अपने सभी लड़ाकों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वे केवल विदेशी शासकों पर हमला करें। यह आदेश इतना कड़ाई से लागू किया गया कि जब ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों की मिश्रित सेना पहाड़ी रास्तों से गुजरी तो उनके लड़ाकों ने भारतीय सैनिकों को जाने दिया और केवल अंग्रेजों पर हमला किया। अंग्रेजों के लिए यह लड़ाई कठिन होती जा रही थी। वे सीताराम राजू का पीछा करना चाहते थे लेकिन पहाड़ों का भूगोल उनके लिए अनजान था। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि स्थानीय लोग उनके दुश्मन बन चुके थे। कोई उन्हें रास्ता बताने को तैयार नहीं था, कोई खाना पानी देने को राजी से नहीं था, बल्कि हर गांव, हर घर सिर्फ सीताराम राजू के विद्रोह का समर्थन कर रहा था। लोग न केवल उन्हें छिपने की जगह दे रहे थे बल्कि गुप्त सूचनाएं भी उनके पास पहुंचा रहे थे। ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा था कि सीताराम राजू और उनके लड़ाके बस कुछ ही लोगों का एक छोटा सा दल है, क्योंकि उनकी मूल टुकड़ी 80 से 100 लड़ाकों तक सिमट चुकी थी। लेकिन हकीकत यह थी कि जब भी वे अंग्रेजों के खिलाफ कोई हमला करने के लिए निकलते, गांवों के लोग अपने घर छोड़कर उनके साथ जुड़ जाते। हर हमले में उनका दल बड़ा हो जाता, हर सफलता के साथ उनकी सेना मजबूत होती जाती। अब यह स्पष्ट हो चुका था, राजू कोई साधारण विद्रोही नहीं थे बल्कि एक ऐसा योद्धा थे जिनकी लड़ाई पहाड़ियों से निकलकर पूरे आंध्र प्रदेश और उसके बाहर तक गूंजने वाली थी। तभी सितंबर 1922 की वह सुबह पहाड़ियों में स्याह सन्नाटे के साथ आई थी। जंगलों में घात लगाए सीताराम राजू और उनके सैनिक सांस रोके बैठे थे। अंग्रेजी पुलिस की टुकड़ी जैसे ही दम्मनपल्ली घाट के संकरे रास्ते से गुजरी, अचानक धनुष की टंकार और गोलियों की गूंज से वातावरण हिल उठा। आदिवासी योद्धाओं ने बिजली की तेजी से हमला बोला और कुछ ही पलों में 2 अधिकारी धराशायी हो गए। यह हमला अंग्रेजों के लिए एक और बड़ा झटका था, लेकिन आदिवासियों के लिए यह विजय की नई लकीर थी। सीताराम राजू की प्रतिष्ठा अब और भी बढ़ गई थी। सितंबर महीने में पुलिस पर 2 और सफल हमले हुए, जिससे अंग्रेजों को यह एहसास हो गया कि यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था बल्कि एक सुनियोजित गुरिल्ला युद्ध था। अब वे भी उसी शैली में लड़ने की रणनीति पर विचार करने लगे। उन्होंने मालाबार स्पेशल पुलिस को बुलाया, एक ऐसी टुकड़ी जो घने जंगलों और पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए प्रशिक्षित थी। लेकिन यह रणनीति भी ज्यादा कारगर नहीं हुई। ब्रिटिश सरकार ने स्थानीय लोगों को प्रलोभन और दंड दोनों तरीकों से सीताराम राजू के समर्थन से हटाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। लोग अपने वीर सेनानी के साथ पूरी निष्ठा से खड़े रहे। उधर सीताराम राजू और उनके लड़ाकों ने अन्नावरम, अडटेगला, नरसीपट्टनम और रामपचोदवरम के पुलिस स्टेशनों पर भीषण हमले किए, जिनमें और अधिक हथियार और गोला बारूद उनके हाथ लगे। इसी बीच जब एक दिन सीताराम राजू धारकोंडा में देवी काली की पूजा कर रहे थे, तभी विशेष पुलिस ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जंगल के योद्धाओं ने अंग्रेजों को पीछे धकेल दिया। यह घटना आदिवासियों के बीच सीताराम राजू की छवि को और भी दिव्य बना गई। अब वे उन्हें केवल एक सेनानी नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति से संपन्न व्यक्ति मानने लगे थे। सीताराम राजू को इस संघर्ष में अपने भरोसेमंद सहयोगी अग्गी राजू का साथ मिला, जिनके कारनामे भी किसी वीर गाथा से कम नहीं थे। वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खैर, अंग्रेज भी अब पूरी तैयारी के साथ आए थे। विद्रोह को कुचलने के लिए असम राइफल्स की टुकड़ियां भेजी गईं। तत्कालीन जिला कलेक्टर ब्रैकन और विशाखापत्तनम के रदरफोर्ड ने हर संभव तरीका अपनाया। गांव जलाए गए, फसलें नष्ट की गईं, मवेशियों को मार दिया गया और महिलाओं पर अत्याचार किए गए। परंतु इन बर्बर तरीकों से भी वे सीताराम राजू के प्रभाव को नहीं मिटा सके। इस संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब एजेंसी के कमिश्नर J.R. हिगिंस ने सीताराम राजू के सिर के लिए 10,000 रुपए और उनके सहयोगियों घंटाम डोरा और मल्लम डोरा के लिए 1,000 रुपये का इनाम घोषित किया। यह लड़ाई अब केवल आदिवासियों तक सीमित नहीं रही, पूरे देश का ध्यान इस पर टिक गया था। 2 साल तक चले इस भीषण रंपा विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को हिलाकर रख दिया। अंततः अप्रैल 1924 में ब्रिटिश सरकार ने रदरफोर्ड को विशेष रूप से नियुक्त किया।
ताकि मन्याम विद्रोह को कुचला जा सके। रदरफोर्ड ने लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए, लेकिन सीताराम राजू को पकड़ने में असफल रहे। अब अंग्रेजों ने एक और चाल चली। वे जानते थे कि सीताराम राजू को मैदानी इलाकों से समर्थन मिल रहा है, इसलिए उन्होंने पहाड़ियों की घेराबंदी कर दी। उन्होंने पेड्डावलसा, गुडेम और धारकोंडा के बीच उनके प्रभाव को सीमित करने की कोशिश की। यह देख सीताराम राजू ने मैदानी कांग्रेसियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन गांधीवादी सिद्धांतों के कारण वे पहले ही सीताराम राजू के हिंसक संघर्ष से सहमत नहीं थे। हालांकि इतिहासकार डेविड अर्नोल्ड का कहना है कि कांग्रेस का समर्थन न करने का असली कारण यह था कि वे उन्हीं जमींदारों और साहूकारों के हितों से जुड़े थे जिनके खिलाफ सीताराम राजू लड़ रहे थे। धीरे धीरे अंग्रेजों की घेराबंदी खड़ी होती गई, लेकिन आदिवासी योद्धा अब भी झुकने को तैयार नहीं थे। यह संघर्ष केवल एक व्यक्ति का नहीं था, यह गुलामी और स्वतंत्रता के बीच की जंग थी जो पहाड़ों से निकलकर पूरे भारत में गूंज रही थी। 2 वर्षों तक लगातार चले इस भीषण संघर्ष के बाद भी अंग्रेजों को सीताराम राजू को पकड़ना आसान नहीं था। वे जंगलों में बिजली की तरह आते और ओझल हो जाते, लेकिन आखिरकार अंग्रेजों ने उन्हें चिंता पल्ले के घने जंगलों में घेर लिया। वही जंगल जहां कभी उनके कदमों की गूंज से आजादी का सपना आकार लेता था, अब उन्हीं के लिए एक फंदा बन चुका था। वीरान रात थी, पेड़ों की छायाएं अंधेरे में घुली हुई थीं और बीच में खड़ा था वह योद्धा अल्लूरी सीताराम राजू। उनकी आंखों में अब भी वही ज्वाला थी जिसने 2 वर्षों तक अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दिया, लेकिन अब उनके हाथ निर्दयता से बांध दिए गए थे। अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें घसीटते हुए कोयियोरु गांव ले गए। वहां एक विशाल पेड़ के नीचे उन्हें निर्दयता से खड़ा कर दिया गया। चारों ओर सन्नाटा था। फिर वह क्षण आया। अंग्रेजों ने उन्हें पेड़ के तने से कसकर बांध दिया, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक तेज था जो उनके अत्याचारों को चुनौती दे रहा था। बंदूकों की नालें उनकी ओर उठी, लेकिन सीताराम राजू की दृष्टि कहीं और थी। शायद अपने उन साथियों की ओर जो पहाड़ियों के बीच उनकी राह देख रहे थे, शायद उन आदिवासियों की ओर जिनके अधिकारों के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, या शायद वह भविष्य को देख रहे थे जहां भारत की धरती गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होगी। ठाएं, गोलियां चली, शरीर छलनी हो गया, लेकिन वह सिर अब भी झुका नहीं था। अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने विद्रोह को खत्म कर दिया, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह सिर्फ एक बलिदान था, एक ऐसा बलिदान जिसने आजादी की मशाल को और प्रज्वलित कर दिया। अल्लूरी सीताराम राजू मर सकते थे, लेकिन उनका सपना अमर हो गया। उनका नाम हर उस दिल में बस गया जो अन्याय के खिलाफ उठने की हिम्मत रखता है। उनके पार्थिव शरीर के अवशेष विशाखापत्तनम के पास कृष्ण देवी पेटा गांव में दफनाए गए, जहां अब भी उनकी याद में एक समाधि बनी हुई है। लेकिन उनकी शहादत सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक पूरे विद्रोही आंदोलन की आत्मा को अमर कर गई। सीताराम राजू अकेले नहीं लड़े थे, उनके साथी भी इस बलिदान यात्रा में पीछे नहीं थे। उनके प्रिय लेफ्टिनेंट घंटम डोरा को भी 6 जून 1924 को मार दिया गया और उनके भाई मल्लम डोरा को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, लेकिन नियति ने उनके संघर्ष को व्यर्थ नहीं जाने दिया। 1952 में जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, वही उनका भाई मल्लम डोरा विशाखापत्तनम से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। ये एक प्रतीक था उस विद्रोह की जीत का जो कभी जंगलों में गूंजा था। राम राजू की वीरता इतनी महान थी कि ब्रिटिश सरकार को भी उनकी रणनीति और युद्ध कौशल को अनिच्छा से स्वीकार करना पड़ा। यह विद्रोह उन्हें सस्ते में नहीं पड़ा था। अल्लूरी सीताराम राजू को हराने के लिए ब्रिटिश सरकार को 40 लाख रुपए खर्च करने पड़े। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में अपनी सूझबूझ और बलिदान की जो मिसाल कायम की, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमिट बन गई। सीताराम राजू पर साल 1929 में जब महात्मा गांधी आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे, उन्हें किसी ने सीताराम राजू का एक चित्र भेंट किया। गांधी जी ने जब वह चित्र देखा तो एक पल के लिए ठहर गए। वे अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन इस वीर का बलिदान उन्हें भी भीतर तक छू गया। उन्होंने बाद में लिखा, हालांकि मुझे सशस्त्र विद्रोह से कोई सहानुभूति नहीं है और मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं श्री राम राजू जैसे वीर, त्यागी, सरल और चरित्रवान युवक को श्रद्धांजलि देने से पीछे नहीं हट सकता। राम राजू एक फितूर नहीं, बल्कि एक महान नायक था। काश देश के युवा श्री राम राजू की हिम्मत, साहस, समर्पण और कुशलता को अपनाते और उन्हें पूरी तरह अहिंसक तरीकों से स्वराज की प्राप्ति के लिए समर्पित कर देते। और इस तरह एक और सूरज अस्त हो गया, लेकिन उनकी रोशनी हमेशा के लिए इस धरती पर अमर हो गई। अल्लूरी सीताराम राजू का शरीर भले ही ब्रिटिश गोलियों से छलनी हो गया, लेकिन उनकी आत्मा कभी हार नहीं मानी। उनकी लड़ाई सिर्फ तलवारों और बंदूकों से नहीं थी, बल्कि यह अन्याय और शोषण के खिलाफ एक पुकार थी, एक ऐसी पुकार जो सदियों बाद भी गूंजती रहेगी। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हमने अपने इन नायकों को याद रखा? क्या इतिहास की किताबों में, स्कूलों में इन वीरों की गूंज आज भी मौजूद है, या फिर उन्हें केवल कुछ पन्नों तक सीमित कर दिया गया है? सोचिए और कमेंट में जरूर बताइए।
क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे महान योद्धाओं की कहानियां हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि अगली बार आप किस वीर की गाथा सुनना चाहेंगे। और अगर एल्लूरी सीताराम राजू के जैसा ही वीर बिरसा मुंडा की गाथा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को जरूर देखें। तब तक अपने इतिहास से जुड़े रहिए, अपनी मिट्टी की खुशबू को पहचानिए और अपने असली नायकों को कभी न भूलिए। जय हिंद, जय भारत।